नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई बनाम तुष्टीकरण। देश की राजनीति में इस वक्त एक तरफ लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ रहा है। कम होने का नाम नहीं, कहीं राहत नहीं है। महंगाई मुद्दा बना रही है कांग्रेस, है महंगाई, लेकिन दूसरी तरफ जवाब में बीजेपी इसे कह रही है कि तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बीजेपी के नेता हमलावर हैं करौली की घटना को लेकर के। उनका कहना है कि बहुसंख्यक अपने त्योहार भी नहीं मना सकते। ये राजस्थान की सरकार नहीं चाहती, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि जिस देश में सौहार्द बिगड़ता है वहां महंगाई बढ़ती है। मैं ओम सैनी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र धवाई जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। ओम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक राहुल गांधी ने कहा है कि जहां सौहार्द बिगड़ता है, जहां शांति नहीं होती है, वहां महंगाई बढ़ती है। वैसे इसका अर्थशास्त्र से कोई ताल्लुक नहीं है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि सौहार्द बिगड़ रहा है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि जिन लोगों को इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए आज वो एकजुट नहीं है। हमारे यहाँ वर्गों की राजनीति खत्म हो गई, जातियों की राजनीति चल रही है और जातियों की राजनीति को संतुष्ट करने में जो वर्तमान सरकारें हैं वो बड़ी माहिर हैं। और वो जाति के नेता को या मैनेजर को आप प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में कैसा भी हो, जैसा माहौल हम देख रहे हैं उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। लेकिन जहां एकजुटता आरंभ हो जाती है, वर्ग बन जाता है, तो कैसे कैसे वो चारों नाको चने चबवा सकता है, वो आपने किसान आंदोलन के वक्त में देखा है। तो राहुल गांधी बहुत गलत समझ रहा है। सौहार्द का कोई अर्थ नहीं है, सौहार्द से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास में जो जन संगठन हुआ करते थे, आपके ट्रेड यूनियन संगठन, आपके नौजवान संगठन, आपके यूथ संगठन, आपकी पार्टी का संगठन, वो सक्रिय नहीं, वो सुप्त है। तो सुप्त नहीं हो, वो अगर लड़ने के लिए उतरेगा, कल वो डोटासरा जी ने जो बोला वो मैंने सुना है कि मंत्रियों की तरफ उंगली की तो मंत्रियों ने बोलने से मना कर दिया। ऐसा तो क्योंकि उनकी आदत हो गई कि महती सभा में बोलेंगे। जब 1,50,000 की भीड़ होगी तो भाषण देने के लिए सबसे पहले होंगे, लेकिन 1,50,000 अगर नहीं होंगे तो उनकी आदत नहीं है। पहले लोग इकट्ठा करते थे, सबको बुलाते थे, सबको साथ लेते थे, फिर चलते थे। अब ये हो गया कि आ जाओ सब, तब उसके बाद हम बोलेंगे। ये जो सिलसिला है इसको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी ठीक है, सौहार्द तो समाप्त होने से, लेकिन महंगाई का ताल्लुक मुझे नजर नहीं आता है इसमें। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से चीजें बट रही हैं, बहुसंख्यकवाद और दूसरा वो जो इपीजमेंट वाला सिलसिला, मैं कहता हूँ दूसरा इपीजमेंट प्रारंभ हो गया। ये बहुसंख्यक लोगों को अगर आप इनको अगर संतुष्ट करने में आप लग गए तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उधर हिमाचल में एक अलग चीफ मिनिस्टर बनाएगी, अहमदाबाद में अलग बनाएगी, और बाकी जगह आपने देखा ही है। तो ऐसी स्थिति में बात को ठीक से रखा जाना चाहिए, पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। तो जटिल बात बताइए, उसका क्या मतलब हुआ। बहुसंख्यकवाद जो चल रहा है उनकी संतुष्टि के प्रयास प्रारंभ हो गए। कांग्रेस भी अब भागवत कथा कराएगी, रामायण कथा करवाएगी। जो सहज रूप से हुआ करता था उनको अब प्रोग्राम बना के करने का जो सिलसिला हो रहा है, ये लगता है कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए जिस तरीके से उनको तैयार होना चाहिए वो उस तरीके से तैयार हो नहीं रहे, उस रास्ते निकाल रहे हैं कि अगर आप हनुमान जी के जाएंगे तो हम भी हनुमान जी के जाएंगे। आप अगर ये बड़े मजाक चल रहा है, जबकि ये आप हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर 2% महंगाई बढ़ने के साथ में बड़े भयंकर आंदोलन हुए हैं। मुझे याद है सन 70 का आंदोलन तो हम लोगों ने देखा है ना, हमने पार्टिसिपेट किया है। मिसेस गांधी के आंदोलन के खिलाफ, शासन के खिलाफ पार्टिसिपेट किया है। और बिल्कुल कैसे कुछ साल पहले तक की 75 पैसे के इजाफे में तो भारत बंद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब 82 पैसे 88 पैसे तो रोज बढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको और मुझे को सीधा सीधा समझ में आता है कि आपके संगठन कमजोर हैं, आपके जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाए थे वो कमजोर हैं, वो वजह है। वरना आप क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते लोगों को, क्यों नहीं आप, क्योंकि आपकी तो आदत ये पड़ गई है कि महती सभा चाहिए, आएंगे तब उसके बाद में तब बोलेंगे, वरना बोलेंगे भी नहीं। डोटासरा की जो पस्ती हालत मुझे देखने को मिली, मुझे बड़ा तरस आया। लेकिन कारण वही है, संगठन बनाइए तभी बात सुनेंगे लोग, वरना नहीं सुनेंगे। वरना तो आपको बस आप करते रहिए और भाव बढ़ते रहेंगे। मैं ये कई बार देखता हूँ ओम जी, बिल्कुल मैं कई बार देखता हूँ आपको। कभी 50 साल आपने जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग की है, मैं बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूँ। अभी हम स्टूडेंट थे तब भी देखा करते थे, रिपोर्टिंग के नाते या वैसे देखते थे।
पहले होता यह था कि जनता के आंदोलन के लिए एक चेहरा होता था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का, भैरव सिंह शेखावत हो सकते थे, दूसरे कोई नेता हो सकते थे, और वो जनता के मुद्दे उठाते थे, उनको दिल से लेते थे उस मुद्दे को, कि हाँ डेप्थ में एक्सरसाइज होती थी कि आप बाजरा खरीदना है सरकार। एक बात समझ लीजिए, ये कि उनकी क्रेडिबिलिटी होती थी उन चेहरों की। आपके जो चेहरे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वही बात वो पहले 2 घंटे के धरने के या 2 घंटे की सभा के हिसाब से नहीं आते थे, वो जनता के बीच फैसला करते थे कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि नहीं साहब जब तक सरकार नहीं झुकेगी यहीं बैठे रहना, तो वहीं तंबू गाड़ देते थे। सरकार को भी मालूम होता था कि बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके रखना होगा। अगर कोई कॉल हुआ है कि भारत बंद है, कि राजस्थान बंद है, कि किसानों का मार्च है, कि विधानसभा घेरने आ रहे हैं, आजकल तो बहुत फूलझड़ी की तरह लेते हैं कि 2 मिनट में छुर करके खत्म कर देंगे, सब इतना ही मादा है। ये सब राजनीतिक दलों में है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आंदोलन भी बहुत जरूरी है। आंदोलन एक तरह का निखार है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई वायलेंस कर रही है, किसी को उकसा रहे हो कि आंदोलन के लिए लठ लेके खड़े हो जाए, बिल्कुल नहीं है वो मकसद। गांधी जी का मुल्क है, आप आंदोलन करिए, बात को कहने का तहजीब और तरीका ढूंढिए, और सामने वाले के भी समझ में वही आना चाहिए कि आज भी गांधी के विचार प्रासंगिक है, सुनने के लिए भी और कहने वाले के लिए भी, ये समझ में आनी चाहिए बातें। और आज हम देख रहे हैं कि भीड़ क्यों नहीं आ पाती है। पहले छोटे मोटे धरने प्रदर्शन 1000-2000 लोग वैसे जुट जाते थे। आज स्थिति ये हो रही है कि भीड़ नहीं देखते हैं तो मंत्रियों के मुंह ही नहीं खुलते कि क्या बोले इस भीड़ के सामने। उनको लाखों की भीड़ चाहिए, तो ऐसा करिए ना, वैसा मादा तैयार करिए। आपका जैसे ओम सैनी साहब ने कहा कि वो भरोसे का चेहरा बनाइए आप, ताकि लोग आपके पीछे कारवा की तरह बनते चले जाएं कि हाँ ये चेहरा है। मेरे को लगे आम आदमी पार्टी कितने दिन की पार्टी है, लेकिन कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई जादू की छड़ी के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश करके और वोटिंग में तब्दील कर रहे, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी एक इमेज इस तरह से बनाई है, एक भरोसे की इमेज। जब भी 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर की स्थिति में सरकार के मामले में, इंडिविजुअल जो अगर उनकी सरकार है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे बदल गए हैं। चेहरे का एक जो पहले मूल्यांकन करते थे लोग, अच्छा ये फलां नेता खड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका क्या है, ये हमारे लिए संघर्ष कर। आज पब्लिक क्यों नहीं आती आंदोलन में? वजह यही है कि वो मान के चलते हैं कि खुद का स्वार्थ है इनका, हमारे से कोई मतलब नहीं है इनको। तो चले, विक्रम शेखावत साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र धवाई जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिस मुल्क में सौहार्द भाईचारा खत्म होता है वहां महंगाई बढ़ती है। देखिए, ये राहुल गांधी जी की अपनी थ्योरी हो सकती है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़े हैं वो वैश्विक दृष्टि से बढ़े हैं। आज आप विश्व का घटनाक्रम देखेंगे तो रूस व यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो क्रूड ऑयल है वो 112-114 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, और जो निर्भरता है भारत की क्रूड ऑयल पे निर्भरता है वो 80 से 85% आयात होता है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 80 से 85%। तो ये सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। क्या कांग्रेस का जब राज था या यूपीए की सरकार थी तो क्या पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़े थे? मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष की बात को। चलिए शैलेंद्र जी, 100 के पार देखा आपने कभी? 100 के पार ये आप देखिए, एक वैश्विक दृष्टि से आप देखिए क्या घटनाक्रम हो रहा है विश्व में। वैश्विक दृष्टि देखें सर। शैलेंद्र जी, मैं एक आम आदमी के नाते पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि क्रूड ऑयल पे जवाबदेही आप लोगों की है। यहां मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे आज के प्राइस से ज्यादा नहीं थे उस वक्त? देखिए, आज जो बात आ रही है, हमने नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार है उन्होंने नवंबर 21 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 5% और डीजल पर 10% कम करी। देखिए, आपको जो कहना हो कहिएगा सर। हाँ, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप जो तुलना कर रहे हैं सर जो तुलना कर रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। आप ये क्यों नहीं मानते कि राजस्थान में वैट सबसे अधिक है? $112 प्रति बैरल है सर, इससे भी ज्यादा इजाफा था उस वक्त। तो फिर भी 100 के नीचे 80 के आसपास पेट्रोल मिला, डीजल उससे बहुत कम मिला। लेकिन अभी आप जो लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन चलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी के भी सरकार में घुसने के बाद सारे सिस्टम को, क्योंकि अटल जी की जब गवर्नमेंट थी तो गठबंधन की सरकार थी, हो सकता है उस वक्त बीजेपी से बहुत सारी चीजें नहीं क्लियर हो पाई हूं। आज आप लोगों के समझ में तो आगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट से दुनिया चलती है, क्योंकि उस वक्त तो चाहे जो मजबूरी हो, रेट हमारी कम हो, भारत बंद,
कितने पैसे पे? 70 पैसे पे। आज 88 पैसे तो ऐसे होता है कि जैसे कभी भी हो सकता है, 82 पैसे कभी भी उड़ रहे हैं, बड़ा लॉजिकली ये तो चलिए आप लोगों के भी समझ में आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत छोड़िए, भारत में तो पेट्रोल डीजल के 5% भाव बढ़े हैं। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, जापान, कोरिया, वहां सिंगापुर 45 से 55% भाव बढ़े हैं। सर वकील साहब, शैलेंद्र जी, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा और विक्रम सिंह जी से भी गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे भारत और राजस्थान की या भारत के जो राज्य है मुझे सिर्फ उनसे फोकस करना है। मुझे यूरोप नहीं जाना। न जो लोग हमें देख रहे हैं वो यूरोप जाने वाले हैं। उनको फ्यूल अगर जयपुर में रह रहे हैं तो सोडाला, सिविल लाइंस, रामबाग, सांगानेर, जो भी अजमेर, उनसे मतलब वहां से। अगर वो गंगानगर में ले रहा है तो गंगानगर के फ्यूल टैंक से मतलब है। सर उनको यूरोप से मतलब नहीं है। सर मैं एक आपको समझ रहा हूँ, वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहा था। अब अगर आप राजस्थान और भारत की बात करना चाहते हैं, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। सर लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं आपके पास आना चाहूंगा विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी यह कह रही है, मैं तुष्टीकरण बनाम महंगाई की बात कर रहा हूं, बीजेपी ये कह रही है कि राजस्थान में तुष्टीकरण है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुसंख्यक अपने त्योहार नहीं मना सकते। ये दिल्ली में जाकर के भाजपा नेताओं ने अपनी बात कही है और ये ठीक है, मेरा एक आपका रिएक्शन चाहूंगा। चलिए मैंने शैलेंद्र जी से तो बात की, आपसे मैं चाहूंगा तुष्टीकरण को लेकर के। विक्रम सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। क्योंकि मैं ये आप कहेंगे कि आप महंगाई पे बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण कहां से आ गया? तुष्टीकरण इस वजह से आ गया कि बीजेपी ने तो उंगली उठाई है राजस्थान के स्वाद को लेकर के। आपके पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जहां सौहार्द बिगड़ता वहां महंगाई बढ़ती है। तो ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा तुष्टीकरण और महंगाई को लेके आपसे। जी मैं एक तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम वैश्विक बात ना करके हम राजस्थान और भारत की बात कर लें, बस यहीं तक सीमित है। भाजपा के नेता सीधे यूरोप और रूस और यूक्रेन युद्ध में जा रहे हैं, मैं वहां नहीं जा रहा। सैनी साहब भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। मेरा ये कहना है कि भाजपा जहां भी इस तरह की बात होती है कि जनता की परेशानी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, उसको ध्यान हटाने के लिए तुष्टीकरण की बात होती है। आप देखिए इस तरह का वातावरण किसने तैयार किया है? भाजपा के द्वारा जानबूझकर इस तरह के वातावरण तैयार किए जा रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में इस चीज का फायदा उठा सके। एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शर्मनाक है। देश के संविधान की जो मूल भावना थी, जो 75 साल से जो भावना चली आ रही है, बनी आ रही है, जो सौहार्द बना हुआ है, उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। 80-20 आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जो नारे लगे 80-20, वो क्यों लगे? आज तो नहीं लग रहे। अब के आगे की तैयारी है। अब हलाल मैं एक बात जाना विक्रम सिंह जी सर सुनिए, विक्रम सिंह जी सुनिए, बात सुनिए। देखिए बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कर रही होगी नहीं कर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। अगर कोई दंगा भड़काता है तो आपको बहुत संविधान ने लाठी दी हुई है, आपको संविधान ने दी है, जनता ने खरीद के नहीं दिया है कि पुलिस को लठ थमा दिया हो। इंटेलिजेंस आपको दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, चलाना आपका काम है। अगर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और आपके पास में ऐसी खबरें उठा के अंदर टिकाइए उसको। आप देखें करौली में, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और बिल्कुल सच्ची जानकारी है कि करौली का जो दंगा था पूर्व प्रायोजित था और किसके द्वारा? किसके द्वारा? 12 लोग हैं जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अच्छा, उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए थे। योगेंद्र जी, विक्रम सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं। अरे विक्रम सिंह जी, जानकारी तो सही रखिए, आप क्या बात कर रहे हैं? ये पुलिस इस घटना को तायद कर चुकी है। आपकी इस घटना को तायद कर चुकी है पुलिस। आपने पीएफआई ने आपको पहले से ही आपको लेटर जारी कर दिया था।
वहां जो दंगाई थे उन्होंने पत्थर 2 दिन पहले रख लिए थे। दंगाइयों ने वहां पत्थर ईंट गंडा से, हम भड़काने का काम नहीं करते। आपकी पुलिस फेलियर है, आपकी सरकार, गहलोत सरकार फेल हो चुकी है। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति खेल रही है। गहलोत सरकार ने इस करौली कांड को, ये जो करौली कांड हुआ है, इसमें गहलोत सरकार का प्रश्न है। गहलोत सरकार ने बचाने का काम किया है उपद्रवियों को। आप देखिए वहां क्या पत्थर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रखे थे मस्जिद और आसपास। क्या बात करते हैं विक्रम सिंह जी? पहले आप तथ्य की जानकारी लेकर आइए। एफआईआर पढ़िए, एफआईआर में पुलिस क्या लिख रही है, एफआईआर में पुलिस क्या लिख रही है। आप आज हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता क्या? आप किस तरह की बातें करते हैं? चलिए मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक बात सुनिए विक्रम सिंह जी मेरा सवाल शैलेंद्र जी से होगा। शैलेंद्र जी बयान है, गैर जिम्मेदार अपराध से दिया गया बयान जी। आपसे नहीं, शैलेंद्र दवाई साहब, मेरा सवाल आपसे है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा सर, एक बात सुनिए, सवाल सुनिए शैलेंद्र जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। एक बात आपकी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में भी कही है और आप भी कह रहे हैं, जयपुर में भी कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि नवरात्रि कर रहा हूं मैं, ओम सैनी साहब भी पूजा करते हैं, आप भी करते हैं, विक्रम सिंह जी भी कर रहे होंगे, और भी जयपुर में बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, और भी सारी जगह कर रहे होंगे पूरे प्रदेश में। मुझे बताइए किसको रोका जा रहा है कि आप पूजा मत करिए, अर्चना मत करिए, या आप हनुमान चालीसा मत पढ़िए, या सुंदरकांड मत करिए, या गायत्री उपासना मत करिए, या फिर जगदम्बे की आरती जोर से मत बोलिए, आमेर महल में आप घंटे जोर से मत बजाइए। कौन रोक रहा है? योगेंद्र जी, किसको रोका गया है? मैं आपको यही तो बता रहा हूं। जब वो नववर्ष की यात्रा निकल रही थी तो क्यों पत्थर बरसाए गए? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से। जब उसमें कांग्रेस पार्षद आरोपित है, एक घटना से सारे बहुसंख्यक में आगे के नहीं होने दे रहे। आप ये देखिए, शासन का फेलियर है शैलेंद्र सिंह जी, इसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। शासन का फेलियर योगेंद्र जी, ये शासन के फेलियर के साथ साथ सीएम गहलोत जी को संरक्षण दे रहे हैं, दंगाइयों को बचाने का काम किया जा रहा है। सुनिए विक्रम सिंह जी, देखिए इसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। दुखद घटना है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। उनके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं थी। अगर कोई कह रहा है कि सब डीजे बजा रहे थे, तो डीजे अचानक तो बजा नहीं है, वो कहीं से तो चला होगा, उसकी आवाज भी आई होगी। ऐसा नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर एक मोहल्ले में जाकर के डीजे की वॉइस को खोल दिया। ये गले उतरने वाली बातें नहीं है। और कोई भी बात है, आपके पास में इंटेलिजेंस यूनिट होती है, दूसरी चीजें होती हैं, और ये मान करके चलते हैं कि त्योहार जब होता है उसके आसपास थोड़ा ज्यादा सतर्क होना चाहिए। ये मेरा देखिए अपना एक मानना है कि एक तो डिजायर कल्चर सभी पार्टियां बंद कर दीजिए, जो इंटेलिजेंट और मेरिट के आधार पे पोस्टिंग्स करिए। ये कास्ट सही है, ये डिजायर कल्चर, ये सभी बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसे दंगे और होंगे। आप कभी कोई हिंदू पे डालेगा, कोई मुसलमान पे डालेगा। सबसे बड़ी जड़ ये है, वो आराम से हो जाती है। उनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जिसने डिजायर दी और जो लिख करके लेके जाता है उसके प्रति होती है, कोई जनता के प्रति नहीं होती है। प्रदेश इसी तरह से आग की लपटों में झुलसता रहेगा अगर आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, सोचा नहीं। तो ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये फैक्ट है। अधिकारी दबी जुबान में कहते हैं, उनको नौकरी करनी है। कि डिजायर कल्चर जब तक नहीं हटेगा पुलिस में से, तब तक यही हालात रहेंगे। वो मस्त होकर के बैठते हैं कि कुछ नहीं, मेरा आका बैठा हुआ, मुझे वही लेकर के आया, उसके प्रति मेरी जवाबदेही है। इस वजह से दंगे भड़क। सर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मैं बहुत आपके प्रशंसा करता हूं, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। लेकिन आप देखते हैं कि डिजायर करके ले जाने वाला व्यक्ति क्या दंगे भड़काने की या दंगे उकसाने की कार्रवाई में शामिल होता है? इस तरह की कोई नहीं होती है। अफसर किसी की डिजायर पे जाते हैं नहीं जाते, मुझे इतना नहीं पता इस चीज का, लेकिन प्रशासनिक चूक जरूर है। इसको प्रशासनिक फेल्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर है। और भाजपा के द्वारा बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम था ये। निश्चित रूप से 2 दिन 3 दिन पहले लाठियां तक खरीदी गई हैं, यहाँ तक सूचना है। और आप मैंने एक बात बताइए विक्रम सिंह जी, एक बात बताइए मुझे, अगर बीजेपी ने लाठियां खरीदी, सारी खरीदी और इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद में प्रशासन हाथ बांधे बैठा है, ये तो गजब की बात है। सर दंगे भड़काने वाले एक भी नहीं है करौली में आज के दिन, सब फरार हैं। अरे आपके मुख्य पार्षद जो है वो आरोपी है, मकबूल। ये क्यों भूल रहे हैं विक्रम सिंह जी? और आपके सीएम साहब कहते हैं कि जेपी नड्डा जी आए और दंगा हो गए। आपने या मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्बोधन सुना था क्या?
हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई ऐसा उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, या सतीश पुनिया जी, कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा, ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। विक्रम जी लौट रहा हूँ, एक बार मैं ओम जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सर विक्रम सिंह जी मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा जी। ओम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। निश्चित रूप से जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो नींबू को हाथ में लेके पड़ोसी के देख करके फोटो कि नींबू भी ऐसा होता है, वो उसके ऊपर आंसू बहा रहे होंगे कि काश भगवान किसी के पेट में दर्द ना कर दे। कई लोग होते हैं कि नींबू पिला दो इसको, ये जी मिचला रहा है, नींबू पिला दो इसको। वो दुआ करते हैं कि अभी कुछ दिन तक, जब तक धरातल पे नींबू नहीं आए, जब तक प्लीज ऐसे मत करना। लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग झगड़ रहे हैं अलग बातों के अंदर, ये थोड़ा समझ से बाहर है। क्या वास्तव में अभी जनता को जिस राहत की बात है, देखिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और हम ये बेशक दंगे हो चाहे कुछ भी हो, हम इस कोई भी कहे, अगर कांग्रेस ये बात कहती है कि नहीं ये सवाल खारिज किए जाते हैं कि ये तो साजिश थी, साजिश दोनों बता रहे हैं, प्रशासन का फेलियर भी बता रहे हैं। जिन पे गार गिरेगी उन पे गिरनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता। लेकिन यह बात होनी चाहिए कि महंगाई से राहत कैसे मिल सकती है, सौहार्द वापस कैसे आ सकता है। कहने को तुष्टिकरण का नाम ले सकते हैं, महंगाई पे हम डिंडोरा पीट सकते हैं, लेकिन इससे राहत मिलने वाली नहीं है। ना सौहार्द सुधरेगा, ना महंगाई कम होगी। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं योगेंद्र जी आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो करौली में जो देखने को मिला है, जयपुर शहर इतना बड़ा है, पिछले 50 बरस से जब भी नव वर्ष आता है, ये नवरात्रों का मौका आता है, तो हम लोग जहां से भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रमजान के इस महीने में इसी तरीके से उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मस्जिद के सामने हम स्वतः ही अपने बाजे बंद कर दिया करते हैं जब बारात निकल रही होती है, कि मस्जिद के सामने से। और वो लोग ऐसा सौहार्द बना हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं था जैसा अभी जो प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अब निश्चित रूप से ऐसी बातें होने लगी है। और जहाँ लकड़ी का सिलसिला, संघ वाले तो डंड लेके सुबह वो शाखा में जाते हैं, उनको खरीदने की जरूरत नहीं, उनके पास में है ये सारे सिलसिले। लेकिन जो मनस्थिति और नियत जो है वो गड़बड़ा गई है। अल्पसंख्यकों को भी गड़बड़ाई है और बहुसंख्यकों को भी गड़बड़ाई है। इसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। किसी नेता के कहने पे उसके पीछे पीछे नहीं चल देना चाहिए कि उसने ये कह दिया। ये जो पीछे चलने की आदत है, और हमारे यहाँ लोकल जो लीडर हुआ करता था, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो देखता था, आंखों से स्पष्ट करता था, उसको मानते थे। अब सिलसिला ये हो रहा है कि बस दिल्ली अगर जो बोल रही है, वो चाहे कांग्रेस भी दिल्ली की भाषा बोलती है और बीजेपी भी दिल्ली की भाषा बोलती है, ये जब तक रहेगा तब तक ये सौहार्द आएगा नहीं, ये नियंत्रित किया नहीं जाएगा। मुख्य सवाल है कैसे कम की जाए, महंगाई कैसे कम की जाए, रोजगार कैसे क्रिएट किए जाएं, लोगों को शांत कैसे बनाया जाए, नौजवान जो चक्कर खा रहे हैं गलियों के अंदर, उनके पट्टे उतार करके उनको नौकरी क्यों नहीं दी जाए। ये सब बातें सोचने की बजाय और दूसरी बातें हो रही है, तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। ये हमें सोचने की जरूरत है इस बात को। मैं जानता हूँ, देखिए भाई जी साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक से जानता हूँ और कांग्रेस को भी ठीक से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं मीसा के अंदर बंद रहा था तो मुझे मालूम है क्या होता है। सैनी साहब, मैं आपकी बात का जवाब देने वाला हूं। कांग्रेस को इसलिए जानता हूं कि इसका अपना हिस्ट्री, आपकी बात का जवाब देना ऐसे नहीं है कि महंगाई पे ही मैं बात करना चाहता हूं। शैलेंद्र जी, हाँ, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। मैं महंगाई पे आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं सैनी साहब, कि देखिए ये जो दृश्य है, मैंने आपको बताया 80 से 85% क्रूड ऑयल आयात होता है। रूस ने आपके लिए, आपने चूंकि आज यूएनओ में से बाहर उसका वो नहीं किया, जो प्रस्ताव आया था वो इसीलिए हुआ कि हमारे यहाँ पेट्रोल आता रहे, हमारे यहाँ असला आता रहे। और क्या आप क्या चाहते हैं? और विदेश मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल की 85% बाहरी देशों से है, जो तेल निर्यातक देश हैं। हम आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस पे काम कर रही है, आप सुनिए तो सही सर, जिस पे काम कर रही है, इथेनॉल, आप सुनिए, इथेनॉल, हाइड्रोजन गैस, आप सुनिए, इथेनॉल, हाइड्रोजन ग्रीन। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी इथेनॉल और हाइड्रोजन पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और आने वाले 2 साल में अब आपको बता दूंगा 300 रुपए किलो नींबू मिल रहा है, उसका प्रधानमंत्री जी आपको यही तो मैं बता रहा हूं। हम भारतीय जनता पार्टी परमानेंट सॉल्यूशन करने जा रही है। आप सुनिए तो सही सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी परमानेंट सॉल्यूशन करने जा रही है के नेताओं से कि हमें महंगाई से कैसे बचाओगे, हमें रोजगार कैसे दोगे। न तो लड्डा जी देने वाले हैं, न मोदी जी देने वाले हैं।
यहाँ अब का आप मुख्य चलिए, साहब खैर सुन अपने तो अपने रहे तर्क नहीं। है। मैं एक बात जरूर कहना आप चाहूंगा कि मेरी जब बात हम तो विपक्ष सुने, में होते हैं तो चीजें योगेंद्र समझ जी। में आती हैं। जैसे सत्ता की कुर्सी नहीं, पे बैठते हैं आप तो ये नतीजा बताइए, फलक अलग होता है, तब एक महंगाई डेवलपमेंट होता है और सामने वाली सरकार धोखे में होती है। ये एक बड़ा नजरिया है। खैर आज चलिए आप लोगों को समझ में आ रही है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के पैसे बढ़ते हैं तो क्या होता है। उस वक्त आप लोग सिलेंडर को माला पहनाते थे, स्मृति जी रास्ते में बैठ के रोटियां बना रही थी सिलेंडर को दिखाने के लिए। ये आज कांग्रेस कर रही है, आप लोग इधर आ गए हैं। आज आप लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की वो दे रहे हैं दुहाई कि ये सब कुछ हो रहा है। ये कांग्रेस दिया करती थी पहले। तो खैर चलिए, अभी तो ग्लोबलाइजेशन का युग योगेंद्र जी मेरी एक बात सुनिए, शुरू है। यही एक सब बात रखना चाहता हूं योगेंद्र जी, एक बात रखना चाहता हूं। देखिए हम चाह रहे हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, इसीलिए एथेनॉल हाइड्रोजन पे हमारी खोज चल रही है, परीक्षण हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ रही है, हाइड्रोजन की गाड़ी ला रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपके पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता कम होगी। शैलेंद्र जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भविष्य में कुछ इस तरह के फ्यूल हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस पे आप हमें ये देखिए, फोकस करना ये कांग्रेस ने पड़ेगा कि कभी प्रयोग किया क्या? कांग्रेस की पार्टी ने कभी प्रयोग किया क्या? कांग्रेस ने तो सिर्फ तुष्टीकरण का खेल किया है, कभी इन्होंने प्रयोग नहीं किए, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आए। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और आने वाले 2 सालों में इथेनॉल और हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी। जो आप लोगों के बयान है दोनों तरफ से, ना इससे सौहार्द बन सकता है और ना महंगाई कम हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ये, मैं तो यही कहूंगा राज्य सरकार वैट कम करे। योगेंद्र जी वैट कितना है राजस्थान में पेट्रोल पे? जिम्मेदाराना जवाब 26%। दलों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।